Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher and mentor Ananya and I welcome you back to your English grammar class and we are right now doing the book English Grammar for Part 6 by Coral Publishers. So children, today we will again begin with a new concept and today we are taking the concept of verbs. Verbs मतलब क्रिया, ठीक है? हिंदी व्याकरण में आपने इन्हें क्रिया के नाम से पढ़ा होगा और इंग्लिश में इन्हें वर्ब्स कहा जाता है। तो आज हम वर्ब्स के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और वर्ब्स को अप्लाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सिमरन पुट ग्लासेस ऑन द टेबल। She teaches the students in classroom. The river is quite shallow. Shakespeare was the greatest dramatist. The nightingale has a sweet voice. Ankita has curly hair. अब जब आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ा है बच्चों, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनमें से कुछ वर्ड्स जो है रेड कलर से हाईलाइटेड है। ये सभी वर्ड्स कुछ चीजों को बता रहे हैं। या तो ये वर्ड्स हमें एक्शन यानी क्या किया जा रहा है, मतलब जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है उसका बोध करा रहे हैं, या फिर ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि किस तरीके का है, या फिर ये हमें ये बता रहे हैं कि क्या पोजेस कर रहा है सब्जेक्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, द नाइटिंगेल हैज अ स्वीट वॉइस। तो नाइटिंगेल के पास क्या है? स्वीट वॉइस। अंकिता हैज कर्ली हेयर। अंकिता के पास क्या है? कर्ली हेयर। सो हैज, होना, हैज इज शोइंग पोजिशन, राइट? तो ये सभी वर्ड्स, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम वर्ड्स बोलते हैं। ओके, इन सभी को हम वर्ब्स बोलते हैं। सो ये जो सभी वर्ड्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम वर्ब्स बोलते हैं। यानी ये हमें या तो एक्शन क्या कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट यानी क्या काम कर रहा है, या उसके पास क्या है, या फिर वो कैसा है ये बता रहे हैं। ठीक है? सो नाउ let us understand the definition of a verb. A verb is a word which says something about the subject. यानी कि verb एक ऐसा शब्द है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है और ज्यादातर it shows us or it tells us the action which is taking place or it tells us the state of being or the state of possession. Alright? Now, there is another concept that is object of the verb. A verb mostly needs an object to receive the action. ठीक है ना? इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। The Almirah needs repairs. What needs repair? किस चीज को रिपेयर की जरूरत है? क्या चाहिए? किस चीज की जरूरत है? रिपेयर्स की, रिपेयर होने की जरूरत है। सो रिपेयर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब का। ठीक है? The lion killed the tiger. Killed what? The deer. ठीक है? किसको मारा लायन ने? डियर को मारा। तो डियर क्या कर रहा है? किल एक्शन को रिसीव कर रहा है। माई पेरेंट्स लव्स मी। किसे प्यार करते हैं? मुझे। सो मी इज रिसीविंग द लव फ्रॉम द पेरेंट्स। सो दैट इज वाई मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लव। यानी किसको प्यार करते हैं? मुझे प्यार करते हैं। तो मी इज रिसीविंग द एक्शन, सो दैट इज वाई दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है? ऐसे यहाँ पर डियर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। ऑलराइट? सो नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। जैसे नाउन, सेंटेंसेस या प्रोनाउन के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वर्ब के भी तरह तरह के काइंड्स हैं। What are the different kinds of verbs? Verbs can be classified into three types, that is transitive, intransitive and verbs of incomplete prediction, और इसे हम linking verb भी कई बार बोलते हैं। Let us understand them in a better way. Ankit has purchased a car. He needs to pray. Gas and coal are fuels. That dog looks dangerous. You appear well today. In sentence 1, Ankit has purchased, है ना? अंकित ने खरीदी। क्या खरीदी? कार खरीदी। अगर यहाँ पे हम सिर्फ अंकित हैज परचेज लिख के छोड़ देते, अंकित ने खरीदा,
तो ये सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता किसने क्या खरीदा, तो दिस इज इनकम्प्लीट सेंस। तो वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कह रहे हैं। He kneeled to pray. He kneeled, वो झुका, वो झुक गया। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं भी दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये लिख देते कि he kneeled, वो झुक गया, तो भी सेंटेंस पूरा था। सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस जहां वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, the sentences in verbs do not require the object to complete their meaning or sense, those verbs are known as intransitive verb। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन verbs को complete होने के लिए या समझने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन verbs को complete होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम बोलते हैं intransitive verb। A verb that does not require an object to make sense but makes complete sense by itself is intransitive verb. Most verbs can be used both transitive and intransitive। हम mostly जो verbs हैं ज्यादातर cases में दोनों को transitive intransitive में हम use कर सकते हैं, right? Now let's read some sentences and understand better। The boy played cricket। Alright, लड़के ने क्रिकेट खेला। These birds flew away। अगर सिर्फ ये लिखते कि the birds flew तो भी सेंस कंप्लीट था, तो इसीलिए away लिखना या नहीं लिखना that is not important, so this is intransitive verb। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। Now let us clearly or closely examine sentence number 3, 4 and 5। In these sentences, it looks appear neither transitive nor intransitive। They are called linking verbs। If a transitive verb is followed by an object, a link verb is followed by a complement। Alright, verbs that complement are called linking verbs। These verbs are also called incomplete prediction or incomplete verbs। Alright, the most common link verb is be, which has various forms like is, are, am, was, were, be, being। All these are basically linking verb। They link the sentence, clear? They establish the link between the sentence। The same verb therefore may be transitive or intransitive as per the use or the sense, clear? Read these examples। I felt the stones under my feet। This is transitive। The dead cannot feel। जो dead लोग होते हैं वो feel नहीं कर सकते, तो this is intransitive। We all felt sad at the bad news। हम सबको बुरा लगा, ये linking verb है, ठीक है। So इस तरीके से different sentences में कहीं पे हमें जब verb को हम पढ़ते हैं, जब हम identify करते हैं कि verb कहाँ है, उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है वर्ब का, तब हम उसको कैटेगरीज में इजीली डिवाइड कर सकते हैं, आइदर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या फिर लिंकिंग वर्ब में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डबल ऑब्जेक्ट्स दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कई बार कुछ सेंटेंसेस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने पढ़ा ना कि वर्ब का एक्शन रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार किसी सेंटेंस में एक की जगह दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इस केस में वी डिवाइड दोज ऑब्जेक्ट्स इनटू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ये जो दो ऑब्जेक्ट होंगे एक ही सेंटेंस में, उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। द टीचर गेव हिम अ बुक। द यंग मैन ऑफर्ड हर अ सीट। अभी यहाँ पे देखो, बुक और सीट दोनों वर्ड्स को हमने रेड से अंडरलाइन किया है। बुक एंड सीट आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिम इज इनडायरेक्ट। ठीक है, बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों है, इसको अच्छे से समझते हैं। द टीचर गेव हिम अ बुक। द टीचर गेव हिम अ बुक। अगर हम बुक को हटा दें यहाँ से, इफ वी रिमूव बुक, तो फिर सेंटेंस क्या बचेगा? द टीचर गेव हिम।
टीचर ने उसे दिया, क्या दिया पता नहीं, वी डोंट नो। सो ये सेंटेंस पूरा नहीं लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग ठीक से समझ नहीं आ रहा है। दैट इज द रीजन दिस इज नॉट कंप्लीट। हमें इसे कंप्लीट करने के लिए बुक वर्ड को ऐड करना पड़ा, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ा। लेकिन अगर हम हिम हटा दें, द टीचर गेव अ बुक, टीचर ने एक बुक दिया, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। दैट इज वाई बुक को हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है और हिम को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बुक के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हिम के बिना हो जाएगा। सिमिलरली द यंग मैन ऑफर्ड हर अ सीट, अगर मैं सीट वर्ड को यहां से रिमूव कर दूं, द यंग मैन ऑफर्ड हर, द यंग मैन ऑफर्ड हर, दिस इज नॉट मेकिंग अ सेंस। इसको पूरा करने के लिए हमें सीट वर्ड यानी सीट को एज अ ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ा कि क्या दिया यंग मैन ने, एक सीट दी उसको बैठने के लिए, राइट। तो इन सिचुएशंस में व्हेन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है हर दोनों सेंटेंसेस में, यहाँ पे हर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, सीट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। सो इसे डिसाइड करने के लिए हम सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और जिस ऑब्जेक्ट की वजह से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो एक्शन रिसीव कर रहा है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो एक्स्ट्रा है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम हटा भी देंगे, जो एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है प्रॉपरली, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे सिर्फ हम ये बोल देते थे यंग मैन ऑफर्ड सीट, यंग मैन ने सीट दिया, तो वो सेंटेंस कंप्लीट था। Have you understood? So in this way we need to segregate direct and indirect objects. Okay? So now children, today we will learn one more new concept, that is strong verbs and weak verbs. कुछ verbs जो strong होते हैं और कुछ verbs जो हैं वो weak verbs की कैटेगरी में आते हैं। पहले weak verbs को समझते हैं। Weak verbs form their past tense by adding ed, d और t, यानी weak verbs को, ऐसे verbs जिन्हें हम past tense में जब कन्वर्ट करते हैं हमें ed ऐड करना होता है, d ऐड करना होता है या फिर t ऐड करना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम weak verbs बोलते हैं। ठीक है, इसे हम टेबल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। See this table, यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। टॉक को जब हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया तो हमने ed ऐड किया, वो बन गया टॉक्ड। इस तरह लाफ को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमने ed ऐड किया तो बन गया लाफ्ड। लर्न को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या ऐड किया है, t। सो इन्हें हम वीक वर्ब्स बोलते हैं। जितने भी वर्ब्स में हम ed, d या t ऐड करके उन्हें पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो सभी वीक वर्ब्स हैं। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मेयरली चेंजिंग इनसाइड वावल, यानी इनके अंदर जो वावल वर्ड्स हैं, हम सभी ने बचपन में पढ़ा है देयर आर 5 वावल्स a e i o u, तो इनके अंदर जो वावल वर्ड्स होते हैं उनको जस्ट चेंज कर देते हैं और इजीली ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बन जाते हैं, यानी कि ये इजीली पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक इफ यू सी प्रेजेंट टेंस में कम वर्ड, इसका वावल वर्ड है ओ, सो हम क्या कर रहे हैं, हमने इसे केम कर दिया। ठीक है, ओ को चेंज करके ए कर दिया। नो में वावल वर्ड को चेंज किया और क्या हो गया, ई, तो न्यू हो गया। स्पीक में अगेन हमने ई को चेंज किया और ओ कर दिया, और फॉल का ए चेंज करके ई कर दिया, फेल हो गया, तो ये भी चेंज हो गया। तो इन दिस वे वी कीप ऑन चेंजिंग द वर्ब्स एंड दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स नाउ ऑब्जर्व द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। There is a list where present tense and past tense is given: buy, bought, catch, caught, tell and told. ओके, आप देखिए हर किसी में जो वावल वर्ड्स हैं उनको हमने चेंज कर दिया है। क्लियर? Fourth one, there is very simple way of telling whether a particular verb is weak or strong if the past tense of the verb is
there is a present, a final d or t that is not found in the present tense, it's a weak verb. मतलब हम कैसे पता करें कि कोई verb past tense मतलब present और past में जब convert किया तो वो strong verb था या weak verb था, ये कैसे बताएं? किसी भी verb को पढ़ के ये कैसे समझे कि वो strong है या weak है? सिंपल फंडा है कि हम क्या करेंगे, हम उसका पास्ट टेंस में उसे कन्वर्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के बाद क्या ऐड किया है हमने, क्या हमने डी या टी ऐड किया है। अगर हमने ई डी डी या टी ऐड किया जो कि प्रेजेंट टेंस में नहीं था, दैट मीन्स इट इज अ वीक वर्ब, ऑलराइट। और अगर हमने ऐसा नहीं किया है देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब, सिंपल। Now here it's a list of table given which has strong verbs, ठीक है। ये सभी strong verbs हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में जो vowels हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाला जो वर्ब है उनके वावल्स को चेंज किया है जब हमने पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, उसमें वावल्स चेंज हो गए हैं, राइट। सो this is the first form, this is the second form and this is the third form, यानी base form of verb that is present tense, second form यानी past form of verb and then the third form of verb that is past participle। तो ये पूरा टेबल जो है आपको लर्न करना है, जितना अच्छे से आप लर्न करेंगे उतनी ही इजीली आप वर्ब्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो टेबल है दैट इज अ वीक वर्ब्स टेबल, यानी यहाँ पे सारे वीक वर्ब्स को लिस्ट किया गया है। यहाँ अगर आप ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जब हमने प्रेजेंट टेंस से इन्हें कन्वर्ट किया है पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो हमने इसमें या तो ईडी या डी या टी ऐड किया है। आप ध्यान से देखिए, या तो ईडी या डी या टी ऐड हुआ होगा इन सब में, alright, so that is why these are known as weak verbs। इन्हें भी आपको by heart learn करना है। There are more following verbs, alright, these are also given in the table and there are certain verbs जिनके तीनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम होते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये रेगुलर वर्ब्स नहीं, ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ये तीनों फॉर्म्स में सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, ठीक है। शट शट शट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। इसमें देख रहे हैं आप कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है एज इट इज सेकेंड फॉर्म में भी यूज हुई है और थर्ड फॉर्म में भी यूज हुई है। इन्हें हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते, इनका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है। Now let's move to the exercises. The first exercise says that we need to read these sentences। हमें sentences को पढ़ना है और उसके बाद हमें सबसे पहले इसमें verb ढूंढ के निकालना है। जब हम verb ढूंढ लें तब हम उन्हें कैटेगरी के अंदर यहाँ पे क्लासीफाई करना है। यहाँ टेबल दी हुई है, हमें लिखना है। अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव के नीचे लिखेंगे, अगर इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव के नीचे लिखेंगे और अगर लिंकिंग या लिंक वर्ब है तो उसके नीचे लिखेंगे, ऑलराइट। सो सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस ट्राई आउट करते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंसेस के वर्ब को निकाल के देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ही ड्रॉप्ड क्रीम इनटू द वेल, सो ड्रॉप्ड। नलिनी बॉट, अंकिता प्लेड, बर्ड्स फ्लाई, डॉग लुक्स, बुक साउंड्स, मोस्ट पीपल हेट वॉर एंड ही बिकेम अ पायलट, सो बिकेम। अब जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है बेटा, ये सभी वर्ब्स हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें इन वर्ब्स को इन 3 कैटेगरीज में बांटना है। फर्स्ट जो नंबर 3 सेंटेंस है, फर्स्ट 2 सेंटेंसेस ऑलरेडी आर डन। थर्ड सेंटेंस से लेते हैं एग्जाम्पल, ही ड्रॉप्ड अ क्रीम इनटू द वेल। ही ड्रॉप्ड, उसके हाथ से गिरा। क्या गिरा नहीं पता, इनकम्प्लीट सेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है वर्ब को पूरा करने के लिए, वर्ब का एक्शन रिसीव करने के लिए, दैट इज व्हाई दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम ड्रॉप्ड ट्रांजिटिव के नीचे लिखेंगे। नलिनी बॉट अ बास्केट, नलिनी ने खरीदा। अगर हम सिर्फ ये लिख के छोड़ दें नलिनी बॉट, तो क्या सेंस बन रहा है? नलिनी ने खरीदा। क्या खरीदा? व्हाट डिड शी ब्रिंग? सो दिस इज अगेन अ ट्रांजिटिव वर्ब, ओके।
अंकिता प्लेड बैडमिंटन, अंकिता प्लेड, अंकिता खेली, ठीक है। क्या खेली, वी डोंट नो, सो दिस विल बी कमिंग इन लिंक वर्ब, ठीक है, ये लिंक बिठा रहा है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, चिड़िया जो है वो हवा में उड़ती है। बर्ड्स फ्लाई अगर हम इतना भी लिख देते चिड़िया उड़ती है, हवा में नहीं भी लिखते तो भी सेंस बना रहा था। That is why if we just write birds fly, then also we can easily understand the meaning of the sentence. This fly will come under intransitive verb. Clear? So in this way you have to find out the other verbs and tell them where they will fall. कहाँ पर आएंगे? Verbs already हम ढूंढ के निकाल चुके हैं, आपको सिर्फ उन्हें कैटेगरीज में फिट करना है, यानी इस टेबल को फिल करना है। तो दिस इज समथिंग टू बी डन बाय यू, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, जैसे उस एक्सरसाइज में किया था। सबसे पहले आप वर्ब्स अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सीम्स टायर्ड तो सीम्स, she burnt her finger burnt, we went, the bread tastes, saw, my mother writes, the oxen draw, she writes, Anupama या Anupam runs, she smiles. So in this way पहले verbs को निकालिए सेंटेंस में से, ठीक है, वर्ब को पहचानिए, फिर सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। सेंटेंस को दोबारा पढ़ने के बाद चेक कीजिए क्या सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, वर्ब को सहारे की जरूरत है ऑब्जेक्ट की, तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट तो एक्सेस में दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं भी देते तो भी वर्ब अपने आप में कंप्लीट था, तो वो इंट्रांजिटिव है। और अगर आपको लगता है कि ये ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं मीनिंग को, तो वो लिंकिंग वर्ब्स में आएगा। सो I am sure you have understood the concept of this exercise and you need to solve this on your own. Now let's come to pick out the direct and indirect objects in the following sentences. यहाँ पे हमें कुछ sentences दिए हैं, हमें direct और indirect object ढूंढ के निकालने हैं। मैंने आपको बताया था कि कई बार कुछ sentences में एक से ज्यादा objects होते हैं और जब दो objects दिए हों एक ही sentence में, तभी हमें पता करना होता है कि क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगेन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले वर्ब को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब ही ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक करता है। लेट्स रीड, माय मदर कुक्ड मी अ नाइस ब्रेकफास्ट। तो कुक्ड क्या है, वर्ब है। अब मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया मेरे लिए, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ से ब्रेकफास्ट हटा दूं और लिखूं माय मदर कुक्ड मी, तो क्या सेंस बनेगा सेंटेंस का, मेरी मम्मी ने मुझे पकाया। क्या ये सही सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से मी को ओमिट कर दूं और लिखूं माय मदर कुक्ड अ नाइस ब्रेकफास्ट, मेरी मम्मी ने एक बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, यस, सो इट इज मेकिंग सेंस। तो क्या कुक किया, कुकिंग जो है डायरेक्टली ब्रेकफास्ट से रिलेटेड है, मी से नहीं है। सो दैट इज वाई ये डायरेक्टली ब्रेकफास्ट को मीन कर रहा है। सो ब्रेकफास्ट विल कम इन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी विल कम इन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे लिए ये नहीं भी बोलते तो भी चलता, ठीक है। नाउ लेट्स डू द सेकेंड सेंटेंस, सुसान गेव हर सिस्टर अ केक। सुसान गेव हर सिस्टर, सुसान ने अपनी बहन को दिया। नहीं समझ में आ रहा क्या दिया, क्या दिया, केक दिया। तो दैट मीन्स दिस gave verb is directly associated with cake. So this is direct object and cake किसको दिया, her sister, अपनी बहन को। This is indirect object, तो cake तो हम direct object में लिखेंगे and sister जो है वो indirect object में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से let's take sentence number 6. The boys laughed at the poor beggar. The boys laughed, ठीक है, boys हंसे, राइट। नाउ बॉयज किस पर हंसे, बॉयज बेगर पर हंसे। दैट मीन्स ये डायरेक्टली लिंक्ड है बेगर से।
तो पुअर बेगर जो है आपका यहां पर आएगा, राइट। ऐसे ही रूपाली गेव हिम अ बुक, रूपाली ने उसको बुक दी। अगर यहाँ पे क्या दिया रूपाली ने, व्हाट डिड शी गिव, बुक दी। तो बुक जो है वर्ब के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है। दैट मीन्स बुक विल कम हेयर। और किसे दी बुक, हिम, ऑलराइट, उसको बुक दी, तो दैट इज व्हाई हिम शुड कम इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। द टीचर गेव मी अ रिवॉर्ड, द टीचर गेव मी अ रिवॉर्ड। सो गेव, टीचर ने मुझे एक रिवॉर्ड दिया। क्या दिया, रिवॉर्ड दिया। सो रिवॉर्ड जो है डायरेक्टली गेव से एसोसिएटेड है, तो ये आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब रिवॉर्ड दिया किसे, मुझे, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर मी हम सेंटेंस से हटा भी देते तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल था। द टीचर गेव अ रिवॉर्ड, टीचर ने रिवॉर्ड दिया। लेकिन अगर सिर्फ हम ये लिख देते द टीचर गेव मी, टीचर ने मुझे दिया, क्या दिया, सेंस नहीं बन रहा है। रिवॉर्ड गेव से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो दैट इज व्हाई रिवॉर्ड कम्स हियर, एंड मी indirectly associated is just additional information, and that is why it will come under indirect object. So I hope that the concept of direct and indirect object is clear to you. और अब आप आराम से बाकी के remaining sentences कर सकते हैं। So the remaining sentences are to be done by you. Let's move further. Exercise C, underline the auxiliary or helping verbs in these sentences. Helping verbs are the supportive verbs which help to complete the meaning or support the main verbs, जो main verbs को support करते हैं, यानी action words को support करते हैं, right? For example, first sentence देखिए, the boy is sleeping in the cradle. Sleeping जो है action है, क्या कर रहा है बच्चा, सो रहा है, sleeping, and is supporting sleeping, ठीक है। So is क्या है यहाँ पे, ये तो आपका मेन वर्ब है स्लीपिंग, और इज क्या है, वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। ओके, क्लियर। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, सो फिनिश्ड इज द मेन वर्ब एंड हैज इज द auxiliary verb. Clear? In this way you need to find out the auxiliary verbs, the helping verbs. I had slept before you came, so had is the auxiliary verb. I shall go, okay, I shall go में shall is the auxiliary verb. He was running, वो भाग रहा था, ठीक है। running जो है वो मेन वर्ब है, running एक्शन वर्ड है, और was जो है सपोर्टिंग वर्ड है, तो दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। was जो है वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। You may go to the movie, may is the auxiliary verb. She can come at any time, can is the auxiliary verb. Alright, so इस तरीके से जितने भी सपोर्टिंग वर्ब्स हैं इनको आपको ढूंढ के निकालना है जो मेन वर्ब के साथ हेल्प करते हैं सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने में। So the remaining sentences are to be done by you. 8, 9 and 10 you will do on your own. Let's move to the next exercise. Exercise number D. This is a table given about past, present and past participle. Okay, choose, chose, chosen, drink, drank, drunk. आपको वो टेबल दिखाया था मैंने, तो उसको याद करने के बाद आप ये टेबल इजीली फिल कर सकते हैं, राइट? फिर ऐसे ही इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ मैं करके दे रही हूं आपको, ओके, तो कुछ मैंने आपके लिए पूरा कर दिया है, बाकी ये आप खुद करेंगे, ठीक है। आप टेबल को लर्न करेंगे और उसके बाद आप खुद कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Here certain words are given in the bracket. कुछ verbs हमें ब्रैकेट में दिए हैं, हमें उनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज करके फिल करना है। इसके लिए भी आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना आना चाहिए और टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि उस टेबल को बाय हार्ट कर लीजिएगा।
अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आप टेबल को याद करने के बाद करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. इंडिया हैज डैश आर्मी फ्रॉम द बॉर्डर. इंडिया हैज withdrawn. We have dashed to accept this invitation. We have decided to accept this invitation. She has already dashed a letter to her sister. She has already written. ठीक है, write, wrote, written होता है तो थर्ड फॉर्म होगा written. Geeta has dashed a nice song. Geeta has composed a nice song. I have dashed my work. I have finished my work. Clear? So, in this way, you need to complete the remaining sentences. Certain sentences I have done for you. बाकी के आप टेबल को लर्न करने के बाद खुद करेंगे. Okay? Alright children, so with this, we come to an end to today's session. I will meet you again soon, where we will again learn a new concept of your English grammar. So keep enhancing your language skills. Till then, bye bye and take care and stay tuned for the upcoming videos.